कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा है। हाँ, कोई बड़ा लक्ष्य, जैसे कोई नया करियर शुरू करना हो बिल्कुल, या अपनी सेहत को पूरी तरह से बदलना हो, बिल्कुल। और उसे देखते मतलब मन में एक भारीपन आ जाता है। लगता है कि ये छलांग तो बहुत ही बड़ी है। और हम पहला कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं। हाँ, हम सोचते रह जाते हैं कि बड़े नतीजों के लिए तो कोई बड़ी हीरो वाली छलांग लगानी पड़ेगी। हम्म, पर सच तो ये है कि यही सोच हमें पैरालाइज कर देती है। बिल्कुल। और हम बस उस बड़ी छलांग के सपने में ही रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली बदलाव उस बड़ी छलांग में हो ही नहीं? मतलब क्या हो अगर वो बदलाव उन बहुत छोटे, लगभग अदृश्य से दिखने वाले, लगातार उठाए जाने वाले कदमों में छिपा हो, जैसे पानी की एक एक बूंद। जो लगातार गिरकर पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। एग्जैक्टली और आज हम इसी गहरे विचार को समझने वाले हैं, काइज़ेन का जापानी दर्शन, जिसका मतलब है बेहतरी के लिए बदलाव या निरंतर सुधार। पर ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं, ये सोचने का एक तरीका है, एक पूरी प्रणाली है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये छोटे छोटे कदम दिमाग के स्तर पर इतने असरदार क्यों होते हैं, जबकि हमारे बड़े बड़े इरादे अक्सर फेल हो जाते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो बड़े लक्ष्य हैं, ये हमारे दिमाग पर ब्रेक क्यों लगा देते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना और बहुत शक्तिशाली हिस्सा है, जिसे कहते हैं अमिगडाला। एमिगडाला। हाँ, आप इसे दिमाग का अलार्म सिस्टम समझ सकती हैं, या एक बहुत ही चौकन्ना सुरक्षा गार्ड। अच्छा। इसका काम है माहौल में किसी भी अचानक आए बदलाव या खतरे को भांपना। तो जब हम अचानक कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, जैसे कल से रोज 2 घंटे जिम। हाँ, जो नए साल पर सब सोचते हैं। बिल्कुल। तो ये अमिगडाला इसे एक संभावित खतरे की तरह देखता है। ये बदलाव इतना बड़ा है कि इस गार्ड को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई बड़ा संकल्प लेती हूँ और फिर घबराकर उसे छोड़ देती हूँ, तो ये मेरी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये मेरे दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। बिल्कुल सही। ये विल पावर से ज्यादा दिमाग की वायरिंग का मामला है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। तो जब ये गार्ड खतरा महसूस करता है, तब होता क्या है असल में? जैसे ही अमिगडाला को खतरा लगता है, वो हमारी लड़ो या भागो, मतलब फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया को चालू कर देता है। ओके। शरीर में तनाव वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन तेजी से दौड़ने लगते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह होती है कि दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है, योजना बनाता है, जो हमारा सीईओ है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ। वो एक तरह से ऑफ हो जाता है, ठप पड़ जाता है। दिमाग अपनी सारी ऊर्जा जिंदा रहने पर लगा देता है, न कि कोई नई आदत बनाने पर। और नतीजा होता है घबराहट, टालमटोल और आखिर में उस लक्ष्य को छोड़ देना। यहाँ से अब काइज़न की भूमिका समझ में आ रही है। तो ये छोटे कदम इस अलार्म सिस्टम को शांत कैसे करते हैं? पर क्या ये दिमाग का गार्ड इतना भोला है? अच्छा सवाल है। अगर मेरा असल लक्ष्य 2 घंटे जिम जाना है और मैं सिर्फ 60 सेकंड मार्च कर रही हूँ, तो क्या दिमाग को पता नहीं चलेगा कि मैं उसे धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ? देखिए, दिमाग भोला नहीं है, लेकिन वो प्राथमिकता के हिसाब से काम करता है, और यहीं पर मनोविज्ञान का जादू है। जब कदम इतने छोटे और मामूली हों कि वे लगभग बेतुके लगें, जैसे पूरे कमरे को चमकाने की बजाय सिर्फ एक दराज साफ करना, या 1 घंटा मेडिटेशन की जगह बस 7 सेकंड आंखें बंद करके बैठना। बिल्कुल। तो ये इतने छोटे होते हैं कि अमिगडाला के रडार पर आते ही नहीं, वो उन्हें खतरे के तौर पर रजिस्टर ही नहीं करता। अच्छा। इसलिए डर वाली प्रतिक्रिया शुरू ही नहीं होती, और हमारा सोचने वाला दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पूरी तरह एक्टिव रहता है। हम शांत रहते हैं, तो हम दिमाग को धोखा नहीं दे रहे, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डर का स्विच ऑफ कर दिया, पर डर हटने के बाद ये छोटे, लगभग बेतुके लगने वाले कदम आदत में कैसे बदलते हैं? मतलब सिर्फ 60 सेकंड मार्च करने से कोई फिक कैसे हो सकता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की एक बहुत ही अद्भुत क्षमता में है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग बदल सकता है, ये नई वायरिंग बना सकता है। ओके। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो दिमाग में उससे जुड़ी जो न्यूरल पाथवेज हैं, मतलब नसों के रास्ते, वो मजबूत होते जाते हैं। जैसे कच्ची पगडंडी पर बार बार चलने से पक्का रास्ता बन जाता है। बिल्कुल वही। और इसमें डोपामाइन यानी फील गुड हार्मोन का भी बड़ा रोल है। हर बार जब हम सफलतापूर्वक वो छोटा कदम उठाते हैं, तो हमारे दिमाग में इनाम जैसा थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हाँ, और उस काम को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। ये एक पॉजिटिव चक्कर शुरू कर देता है।
मैंने खुद इसे एक छोटी सी आदत के साथ अनुभव किया है। बताइए। मैं रोज बस एक पुशअप करने का लक्ष्य रखता था। सुनने में बेकार लगता है, पर 1 महीने बाद मैं आसानी से 20 करने लगा, बिना किसी दबाव के। वाह, तो ये तो हुई थ्योरी, लेकिन अगर कोई इसे असल में लागू करना चाहे तो कहाँ से शुरू करे? मतलब कोई तरीका है, कोई ढांचा है इसका? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल, आप कह सकते हैं 6-7 कदमों वाला एक मानसिक ढांचा है। ठीक है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपनी रोज की डाइट सुधारना चाहता है, लेकिन जंक फूड की आदत बहुत पक्की है। तो पहला वो हास्यास्पद रूप से छोटा कदम क्या होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पहला कदम होगा, एक हास्यास्पद रूप से छोटा काम चुनें। जंक फूड छोड़ने के लिए बड़ा लक्ष्य है, मैं आज से कुछ जंक फूड नहीं खाऊंगा। जो दिमाग के गार्ड को तुरंत जगा देगा। हाँ, तो काइज़न का कदम होगा, मैं आज सिर्फ 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी पीऊंगा, या मैं अपने लंच में बस एक खीरे का टुकड़ा शामिल करूंगा। एक खीरे का टुकड़ा, ये तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, ये इतना छोटा है कि इसे न करने का कोई बहाना ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा कदम? दूसरा, उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दें। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं। मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ चिपका दो। जैसे? आप कह सकते हैं, जैसे ही मैं अपनी लंच की प्लेट लगाऊंगा, मैं उस पर एक खीरे का टुकड़ा रखूंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। यानी आलस या भूलने का कोई मौका ही नहीं। बहुत चालाकी है इसमें। आगे क्या है? तीसरा है, रुकावट हटाएं। मतलब फ्रिक्शन कम करें। काम को जितना हो सके आसान बनाएं। खीरा खाना है तो उसे फ्रिज में सामने ही रखें, कटा हुआ, ताकि 0 मेहनत लगे। समझ गई। और चौथा कदम? चौथा, एक साफ अगर तब वाली योजना बनाएं। इफ देन प्लान। दिमाग को स्पष्ट निर्देश दें। जैसे, अगर शाम के 4 बजे हैं और मुझे चिप्स खाने का मन कर रहा है, तो मैं पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा। अच्छा, तो दिमाग को पहले से ही प्रोग्राम कर देना। और इसे ट्रैक करने का क्या? यहीं आता है 5वां कदम, प्रगति को ट्रैक करें। कुछ बड़ा नहीं करना है, बस एक कैलेंडर पर हर रोज एक टिक लगा दें। ये छोटा सा एक्शन हमें जवाबदेह बनाता है। और सबसे मुश्किल हिस्से, इसे बढ़ाना कब है? ये सबसे जरूरी और छठा कदम है। बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ाएं। जब एक खीरे का टुकड़ा खाना इतना स्वाभाविक हो जाए कि सोचना भी ना पड़े, तब उसे 2 टुकड़े करें। जल्दबाजी की तो वो पुराना डर वाला गार्ड जाग जाएगा और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, और आखिरी 7वां कदम, अपनी कोशिशों को सराहें। हर बार जब आप वो छोटा कदम उठाते हैं, वो एक जीत है, उसे माने, खुद को शाबाशी दें। ये तो किसी आदत को बनाने की पूरी इंजीनियरिंग हो गई। लेकिन क्या ये तरीका सिर्फ व्यक्तिगत आदतों तक ही सीमित है, या इसके बड़े स्तर पर भी नतीजे दिखते हैं? हाँ, और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण जो दिया जाता है वो टोयोटा का है। अच्छा, टोयोटा। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद टोयोटा बर्बादी की कगार पर थी। उनके पास बड़े बदलावों के लिए ना पैसा था, ना संसाधन, तो उन्होंने काइज़न को अपनाया। कैसे? उन्होंने अपने हर कर्मचारी को, चाहे वो फैक्ट्री में हो या सीईओ हो, अपने काम में लगातार छोटे छोटे सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया। किस तरह के सुधार? मेरा मतलब है, एक फैक्ट्री वर्कर क्या सुधार सुझा सकता है? बहुत ही मामूली, लगभग अनदेखे सुधार, जैसे किसी टूल को रखने की जगह बदलना ताकि उसे उठाने में सिर्फ 2 सेकंड कम लगे। बस 2 सेकंड? हाँ, या किसी नट को कसने के तरीके में हल्का सा बदलाव करना, या असेंबली लाइन में कोई छोटा सा बदलाव जिससे गलती की गुंजाइश 0.1% कम हो जाए। मैनेजमेंट ने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां कोई भी सुझाव छोटा या बेकार नहीं माना जाता था। तो अकेले देखें तो ये सुधार कुछ भी नहीं लगते। 2 सेकंड बचाने से क्या होता है? बिल्कुल, अकेले में वो कुछ नहीं थे, लेकिन जब हजारों कर्मचारी रोज ऐसे अनगिनत छोटे छोटे सुधार करने लगे, तो उसका जो इकट्ठा असर हुआ वो जबरदस्त था। वो 1% वाला नियम यहाँ संगठन के स्तर पर काम कर रहा था। सही पकड़ा। कुछ ही दशकों में टोयोटा क्वालिटी और इनोवेशन में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में आ गई। ये सब उन लाखों छोटे लगातार कदमों की ताकत का सबूत है। ये सब बहुत प्रेरक है, लेकिन एक संतुलित नजरिया रखना भी जरूरी है। क्या ऐसी कोई स्थितियां हैं जहां ये छोटे कदमों वाला तरीका काफी नहीं होता? क्या इसकी कोई सीमाएं हैं? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काइज़न हर मर्ज की दवा नहीं है। इसकी साफ सीमाएं हैं। पहली बात, आपातकालीन स्थितियां, मतलब इमरजेंसीज। अगर घर में आग लगी है तो आप धीरे धीरे एक एक बाल्टी पानी डालने का नहीं सोच सकते। जाहिर है। अगर कोई मेडिकल या फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो वहां तुरंत बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं। सही बात है।
और शायद प्रणालीगत बाधाओं मतलब सिस्टमिक बैरियर्स के मामले में भी, जैसे अगर किसी कंपनी का माहौल ही खराब है तो मेरा अकेले 15 मिनट ज्यादा काम करना शायद कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। काइज़न व्यक्तिगत सुधार के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये बड़ी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर समस्या सिस्टम की है तो सिर्फ व्यक्तिगत छोटे कदम काफी नहीं होते। वहां ग्रुप एक्शन या बड़े स्तर पर नीतिगत बदलावों की जरूरत होती है। और मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में भी इसे सावधानी से देखना चाहिए, है ना? निश्चित रूप से। अगर कोई गंभीर दिक्कत है जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन या एडिक्शन, तो प्रोफेशनल मदद सबसे जरूरी है। हाँ, थेरेपी के साथ साथ छोटे कदम जैसे रोज 5 मिनट टहलना मदद कर सकते हैं, पर वो इलाज का विकल्प कतई नहीं है। और आखिर में एक बहुत बड़ी सीमा है दिशा का अभाव। ये जरूरी है कि आपके छोटे कदम सही दिशा में हों, आपके बड़े लक्ष्य की ओर। सिर्फ व्यस्त रहने के लिए छोटे छोटे बेमतलब काम करते रहना काइज़न नहीं है। वो की नींव अक्सर हमारे सबसे छोटे, सबसे मामूली लगने वाले कामों में छिपी होती है। ये किसी हीरो वाली छलांग की कहानी नहीं है, बल्कि एक कारीगर के रोज के सब्र वाले काम की तरह है। हाँ, शांत, लगातार, पर आखिर में दुनिया को बदलने वाला। और ये हमें वापस उस 1% के नियम पर ले आता है। ये सोचना बहुत आसान है कि 1% से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो लगभग 0 है। लेकिन समय के साथ इसका जो संचयी प्रभाव है वो जबरदस्त होता है। ये दिखाता है कि धैर्य और निरंतरता असल में हमारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तो जाते जाते सुनने वालों के मन में ये सवाल छोड़ते हैं, जिंदगी का वो कौन सा क्षेत्र है जहां इस वक्त अटका हुआ या अभिभूत महसूस हो रहा है? और वहां आज या कल कौन सा एक हास्यास्पद रूप से छोटा, लगभग बेकार सा लगने वाला कदम उठाया जा सकता है जो उस अटकी हुई गाड़ी को सिर्फ 1 इंच आगे बढ़ा सके? और शायद एक और गहरा सवाल, क्या हमारी संस्कृति जो बड़े धमाकेदार रातों रात मिलने वाली सफलता की तारीफ करती है, हमें इस धीमी, शांत और लगभग अनदेखी तरक्की की ताकत पर यकीन करने से रोकती है? शायद इस सीधे साधे तरीके की गहराई को मानना ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है।